वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो अभी तक हमने कंकशन में जिस बारे में बात की कि कंकशन क्या होता है, उसके पहले हमने जाना था कि ब्रेन क्या होता है और कैसे काम करता है। फिर हमने देखा था कि कंकशन क्या होता है, जो कि एक ब्रेन की इंजरी है, वो क्या होता है, कैसे होता है, और अगर आपको कंकशन हो जाता है तो क्या-क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ये हमने इसके पहले बात की थी। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और हम आज बात करेंगे कि कंकशन के रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इसका हम डायग्नोसिस कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो, और साथ ही में अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो इससे कैसे बचें। आज हम इस बारे में आगे देखेंगे, ठीक है? तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, ठीक है? तो कुछ एक्टिविटीज हैं ऐसी जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आपको कंकशन हो सकता है, ठीक है? सबसे बड़ा आपका रिस्क फैक्टर होता है गिरना। छोटे बच्चे हो गए और जो बुजुर्ग हो गए, उनमें क्या बैलेंस का थोड़ा-सा इश्यू होता है। वो चलना शुरू करते हैं छोटे बच्चे अभी, तो इसलिए उनमें बैलेंस का इश्यू होता है। ओल्डर एज एज के साथ-साथ डिजनरेटिव प्रोसेस शुरू होती है बॉडी में, इसलिए उनमें भी थोड़ा बैलेंस का इश्यू होता है। तो इन 2 कैटेगरी में यंग चाइल्ड्स में और ओल्डर एज के जो होते हैं, उनमें गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। जल्दी गिर जाते हैं तो उस कंडीशन में रिस्क रहता है कि इनको कंकशन हो सकता है, ठीक है? तो आगे देखते हैं। अब जो कुछ एथलीट्स होते हैं जो कि ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेते हैं जिनमें हाई रिस्क होता है कंकशन का, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया और रग्बी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, और भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे। उनमें उनमें क्या होता है, हम पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो अचानक से धक्का लगने के कारण गिरने का डर, या किसी बाहरी चीज से, जैसे आप आपकी हॉकी में अगर आपकी हॉकी स्टिक गलती से किसी के सर पे लग गई तो इन सब चीज़ों का रिस्क रहता है, जिसके कारण कंकशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? फिर अगर जो एथलीट्स हैं, अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और वो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी उनमें रिस्क होता है कि उनको कंकशन हो सकता है। मोटर व्हीकल्स की टक्कर के कारण भी रिस्क रहता है कि उन लोगों को भी कंकशन हो सकता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी आपको रिस्क रहता है कि आपको कंकशन हो सकता है, ठीक है? तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। बाईसाइकिल एक्सीडेंट में भी हो सकता है, ठीक है? मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के कारण भी आपको कंकशन होने के चांसेस रहते हैं। और जो अपने सोल्जर्स रहते हैं, जो अपने सैनिक लोग हैं, उनमें अगर युद्ध के टाइम पे जब अपना युद्ध होता है, उस टाइम पे भी कंकशन होने के चांसेस रहते हैं अपने सोल्जर्स को। और जो फिजिकल अब्यूज वाले जो विक्टिम होते हैं, जिन पे फिजिकली अब्यूज हो रहा हो, वो भी रिस्क में रहते हैं कि उन्हें कंकशन हो सकता है, ठीक है? या फिर ऐसा हो कि आपको पहले कभी कंकशन हुआ हो। अगर आपको पहले भी कंकशन हुआ है तो आप रिस्क में रहते हैं कि आपको वापस से कंकशन हो सकता है, ठीक है? ये रहे इसके रिस्क फैक्टर, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन पे कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में देखने को मिले। ये कॉम्प्लिकेशन रिस्क फैक्टर तो कॉमनली हमें रहता ही है कि हाँ ठीक है, अगर आप सेफ्टी मेजर्स नहीं देखेंगे तो हमें हो सकता है। बट जो कॉम्प्लिकेशन है ज़रूरी नहीं है सब में आए। ये पर्सन टू पर्सन हर एक आदमी पे वेरी करता है। तो कुछ अप टू 7 डेज़ आफ्टर द इंजरी, जब आपको कंकशन हुआ है या फिर जब ब्रेन में इंजरी हुई है, उसके 7 या 8 डेज़ बाद आपको हेडेक जैसा फील हो सकता है, जो कि बहुत तेज़ दर्द होता है सर में, बहुत तेज़ दर्द आपको फ़ील हो सकता है सर में। एक ये इसका कॉम्प्लिकेशन देखा गया है कि आपको सडन 7 टू 8 डेज़ बाद आफ्टर द ब्रेन इंजरी, सर पे चोट लगने के 7 से 8 दिन बाद आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के कॉम्प्लिकेशन
हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिगो, ठीक है, ये भी हो सकता है। वर्टिगो क्या होता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसमें आपको बहुत डिजीनेस फील होगी, बहुत वीकनेस होगी, चक्कर आएंगे, आपको घबराहट होगी और ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और अगर आप लेट रहे हैं तो भी आपको चक्कर जैसा लग रहा है, बैठ रहे हैं तो भी चक्कर जैसा लगता है, ये आपका वर्टिगो होता है। तो आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिगो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पोस्ट कंकशन सिंड्रोम, ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है आपका। तो अगर ये जो है कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि हेडेक हो गया, हाँ, और आपका सिर चकराना हो गया, घबराहट हो गई, ये कुछ लोगों में देखा जाता है 3 वीक्स तक, ठीक है। उसके बाद भी आपको रह सकता है, बट ये 3 to 4 वीक्स तक देखा जाता है। बट अगर ये 3 वीक से ज़्यादा हो गया, ठीक है, काफ़ी 1 मंथ हो गया, 3 मंथ तक बना रह गया, 4 मंथ हो गया, तो इसे हम कंसिडर करेंगे कि आपको पोस्ट कंकशन सिंड्रोम हो चुकी है। ये घबराहट होना, सर चकराना, सोचने में दिक्कत होना और जी मचलाना, ये सब चीज़ें अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा बनी हुई हैं, तो इसका मतलब आपको पोस्ट कंकशन के सिंड्रोम है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और कॉम्प्लिकेशन होता है सेकंड इम्पैक्ट सिंड्रोम। अब जो एथलीट्स हैं, उनमें ये हो सकता है क्योंकि आपको कंकशन अगर हुआ है, आप उससे रिकवर हुए, आपने रिहैबिलिटेशन लिया, फिर उसके बाद आप रिटर्न टू स्पोर्ट तो जाएँगे ही जाएँगे। कोई भी एथलीट हो वो रिटर्न टू स्पोर्ट जाता है, बिल्कुल जाता है। तो अगर आपको फिर से हेड इंजरी हुई, तो आपका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तब बनता है क्योंकि उस टाइम पे आपके पास ऑलरेडी एक कंकशन के सिम्टम्स है, आपका ब्रेन एक कंकशन झेल चुका है, फिर दोबारा से कंकशन होता है, तो हमारे ब्रेन में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है जो कि बहुत फेटल होती है, जो ठीक कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। इसलिए स्पेशली एथलीट्स के लिए है कि अगर वो अपने स्पोर्ट्स पे वापस जा रहे हैं तो वो प्रिकॉशन रखें, और अगर उन्हें एक बार कंकशन हो चुका है तो दूसरी बार बिल्कुल एकदम इक्विपमेंट्स वो सेफ्टी के साथ पहने। और अगर उन्हें जो कंकशन के साइन सिम्टम्स फील होते रहते हैं तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के बाद ही रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाएं, जल्दबाजी ना करें वापस से काम पे जाने की। एथलीट्स नहीं, कॉमन लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि अगर आपको कंकशन फील होता है, आपको कंकशन के सिम्टम्स फील होते हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन लें, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, दोबारा से अपने एक्टिविटी में नहीं जाएँ, क्योंकि अगर दोबारा से कंकशन आपको होता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे आज कॉम्प्लिकेशन थे और रिस्क फैक्टर थे कंकशन के। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं डायग्नोसिस। कि कंकशन का डायग्नोसिस कैसे होता है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। अगर आपको कंकशन है, ब्रेन में इंजरी हुई है, आपको आज चोट लगी है ब्रेन में जो कि जिससे आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स फील हो रहे हैं, सर चकरा है आपको और बहुत उल्टी जैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है और धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो इन सब के कारण, इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए आप 24 आवर्स के लिए इमीडिएट आप हॉस्पिटल जाएं और वहां पे स्टे करें, हॉस्पिटलाइज हो जाए आप 24 घंटे के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। आप खुद को देखें और डॉक्टर भी आपको ऑब्जर्व करेगा कि कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला आपका डायग्नोसिस होगा ऑब्जर्वेशन। ये बहुत सेफ भी होता है आपके लिए। तो अगर आप चाहें और आपका अगर डॉक्टर आप जिससे कंसल्ट कर रहे हैं कंकशन के टाइम पे, अगर वो आपको कहे कि ठीक है आप घर पे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अपने साथ में किसी को अपने पास रखें जो कि आपको ऑब्जर्व कर सके, और जो आपके पास में है वो आपको बीच बीच में रात में बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम के लिए उठाता रहे, आपको जगाता रहे, चेक करता रहे कि आप होश में है या नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस के जाने के चांसेस होते हैं कंकशन में, इसलिए
जो आपके साथ है वो आपके बीच बीच में उठा के आपको देखता रहे, चेक करता रहे, ठीक है, और आपको ऑब्जर्व करता रहे कि कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे। तो ये पहला डायग्नोसिस है आपका ऑब्जर्वेशन। फिर इसमें एमआरआई भी हो सकता है, आप एमआरआई करवा के भी अपना कंकशन डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं अब हम। सिटी स्कैन, सिटी स्कैन से भी आपका जो कंकशन है वो डायग्नोस हो सकता है। तो आप एमआरआई और सिटी स्कैन दोनों करवा सकते हैं कंकशन होने पर या फिर ब्रेन में इंजरी लगने पर। फिर आता है आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्योंकि हमारे ब्रेन में इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे ब्रेन में इंजरी हुई है, तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होते हैं। आपका डॉक्टर जो है वो आपके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन लेगा। तो उसमें वो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करेगा कि मसल में स्ट्रेंथ है या नहीं है, आप आपके हाथ उठ पा रहे हैं या नहीं है, आप कोई ग्लास उठा पा रहे हो या नहीं, आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर पा रहे हो या नहीं है। ऐसे करके वो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करेगा। आपके रिफ्लेक्स चेक करेगा कि आप में रिफ्लेक्सेस है या नहीं है। कोऑर्डिनेशन देखेगा कि आपको चलने में कोऑर्डिनेशन है आपका या नहीं है, चलने में बैलेंस बन रहा है या नहीं। ये आपका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस आपका जो डॉक्टर है वो चेक करेगा। और हियरिंग चेक करेगा कि आप सुन पा रहे हो या नहीं। आपका नर्व फंक्शन टेस्ट करेगा कि नर्व फंक्शन प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सेंसेशन चेक करेगा कि आपके स्किन में आपके सारे सेंसेशन है या नहीं है। और आपका मेंटल स्टेटस भी वो चेक करेगा कि आप मेंटली स्टेबल है अभी या नहीं है। ये आपके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपका डॉक्टर चेक करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इमीडिएट आप हॉस्पिटल जाएं। जैसे ही आपको ब्रेन में इंजरी पड़ती है और आपको कंकशन जैसा फील होता है, साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं आपको, तुरंत आप इमीडिएट जाएं हॉस्पिटल। मैं तो ये एडवाइस करूंगी मैं कि अगर कोई भी चोट लगती है आपको हेड में, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाके दिखाएं विद इन 24 to 70 आवर्स के अंदर। नहीं तो अगर वो सिम्टम्स धीरे धीरे और खतरनाक होते गए तो उसे ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखें और उसके लिए अवेयर रहें, और उसको जब भी उसमें कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अच्छा आपका ट्रीटमेंट ये है कि थोड़ा ब्रेक लें। ये स्पेशली है ये एथलीट्स के लिए। ठीक है, अगर एथलीट्स को कंकशन जैसा फील हो रहा है या उसके हेड पे कुछ लगा है बहुत जोर का, तो तुरंत वहां रुक जाए और बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए वहां बैठ जाए। ब्रेन को टाइम दें कि वो थोड़ा रिकवर हो। ठीक है, बॉडी को खुद से रिकवर होने का टाइम देना चाहिए। तो रेस्ट सबसे बेस्ट है कि जैसे ही आपको हेड पे कुछ लगता है और आप तुरंत अपना सर पकड़े और चुपचाप वहां बैठ जाए, उसको ब्रेन को थोड़ा रेस्ट करने दें। ठीक है, और अगर छोटे बच्चे हैं जो एथलीट्स हैं, तो कोच उनको रोके बिठाए और उसके बाद ही उनको वापस से खेलने की परमिशन दे। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें वापस से जाने की कि नहीं मुझे खेलने जाना है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करें। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जैसे ही आपको हेड पे कुछ इंजरी हो तो वहां चुपचाप बैठे आप, ब्रेक लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अपना प्रोटेक्टिव गार्ड्स हमेशा पहने। जो एथलीट्स हैं वो हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने सर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें कंकशन से बचाने के लिए। ठीक है, और इसमें इससे क्या होगा कि जो कंडीशन है वो और वर्स नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप ऐसे प्रोटेक्टिव गार्ड पहने रहते हैं तो जो वो स्वेलिंग है वो भी कम रहेगी। ठीक है, ब्रेन डैमेज भी आपका जो है वो कम रहेगा। ठीक है, और आप वापस जो अपने स्पोर्ट्स में है वो जल्दी जा पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपना प्रोटेक्टिव गार्ड हमेशा पहने रहें। ठीक है, और जब तक आपको डॉक्टर परमिशन ना दे कि मैं रिटर्न अपने स्पोर्ट्स में जाऊं या नहीं जाऊं, तब तक नहीं जाएं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पेन किलर्स आप ले सकते हैं, आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा पेन किलर्स पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, और
जो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक का कॉम्प्लिकेशन होता है उसके लिए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आप ले सकते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक्स के लिए होगी। और अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए टार्जोडोन और ऐसी कुछ मेडिसिन आती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा। अगर आपको अगर स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगा इंजरी के बाद, ब्रेन इंजरी के बाद, तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये था अपना अभी मेडिकल ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं अपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे। अभी तक मैंने आपको डायग्नोसिस बताया और उसके रिस्क फैक्टर बताए, कॉम्प्लिकेशन बताया और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट बताया और आप उसमें ब्रेक ले, मैंने ये ट्रीटमेंट बताया। अब हम बात करेंगे फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट की। पहले हम देखते हैं कि प्रिवेंशन के लिए आप ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं और आफ्टर दी ब्रेन इंजरी भी आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं ये जो एक्सरसाइज है अभी आपको बताने जा रही हूँ, मैं दोनों के लिए आपको कंबाइन बता रही हूँ। तो इसमें आप अपने नेक की जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं वो शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने नेक के रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। ठीक है, ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं और ये आप बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूट्रल पोजीशन। हम सपोज करते हैं कि आप इसे बैठ के कर रहे हैं, तो ये रहा आपका न्यूट्रल पोजीशन। फिर अपनी गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएं, ये आपका एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन पे है, फिर अपनी गर्दन को ऐसे पीछे लेके गए। ठीक है, फिर वापस से न्यूट्रल पोजीशन पे आए। ठीक है, फिर से आपने इसको रिपीट किया। तो ये हुई आपकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। फिर इसके बाद हम अपना नेक जो है वो आगे को लेके जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्शन। तो इसके बाद फिर फ्लेक्शन करें, फिर से अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएं। तो ये हुई आपकी फ्लेक्शन एक्सरसाइज। ठीक है, फिर अपना आता है राइट लेटरल फ्लेक्शन। आप अपनी गर्दन को, राइट साइड के कान को अपने कंधे से टच करें, ये होता है आपका राइट लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, फिर वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। फिर अपने लेफ्ट साइड वाले कान को अपने लेफ्ट साइड वाले कंधे से टच करें, ये होता है आपका लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, फिर वापस से न्यूट्रल पोजीशन में आए। फिर आता है आपका राइट रोटेशन। अपने गर्दन को हल्का सा राइट साइड मोड़े, पूरा नहीं मोड़े, पूरा स्ट्रेच नहीं दे, सिर्फ उसको अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़े, स्ट्रेच ना दे उसमें। तो ये होता है आपका राइट रोटेशन। फिर वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आए। फिर आता है आपका लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाए और इसमें भी आप ज्यादा स्ट्रेच नहीं दे गर्दन पे, सिर्फ नॉर्मली घुमाए। फिर अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आए। तो ये जो आपकी 6 एक्सरसाइजेस हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, राइट लेटरल फ्लेक्शन, लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, ये एक्सरसाइज आप 5 से 6 बार रिपीट करें। हर एक मोशन को 5 से 6 बार रिपीट करें। जैसे एक्सटेंशन को 5 से 6 बार रिपीट करें, एक्सटेंशन करें, फिर न्यूट्रल पोजीशन पे आए। ठीक है, ये हर एक एक्सरसाइज को आप 5 से 6 बार रिपीट करें। ये आपकी नेक के मसल्स को अच्छी स्ट्रेंथनिंग देगी, आपकी नेक के मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। जिस कारण से क्या होगा, अगर आपको कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि आप गिरते हैं या आपके सर पे फोर्स लगता है, तो आपकी नेक मसल्स आपके सर को होल्ड करेगी, उसे उतनी ताकत से किसी चीज पे गिरने नहीं देगी। इसलिए अपने नेक की मसल्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें ताकि वो आपके सर को पकड़ के रखे अपनी पोजीशन में, उसे कंकशन जैसी स्टेट में ना जाने दें। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चिन टक। चिन टक एक्सरसाइज जो होती है, इससे भी हमारी नेक मसल्स स्ट्रेंथनिंग होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे करते हैं। देखिए, इस तरीके से दीवार से चिपक के ऐसे खड़े हो जाएं। ये एक्सरसाइज जो होगी वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही होगी। आप खड़े हो जाएं दीवार से इस तरीके से चिपक के, फिर अपने ठुड्डी को पीछे की तरफ धक्का दें, इस तरीके से पीछे की तरफ धक्का दें। देखिए, अभी आपका ये नेक पे कर्व था, आप धक्का देंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये होती है आपकी चिन टक्स। आप अपनी ठुड्डी से पीछे, ठुड्डी को पीछे की तरफ लेके जाएं, इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाएं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आए। इसे भी आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं और इसे कम से कम 5 बार 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। ठीक है, चिन टक एक्सरसाइज, इसके लिए आप दीवार से चिपक के खड़े हो जाएं, फिर इसके बाद अपनी ठुड्डी को पीछे की तरफ लेके जाएं। ये होता है आपका चिन टक्स, और कुछ सेकंड के लिए ले जाने के बाद पीछे होल्ड करके रखें। ये आपकी एक्सरसाइज हुई चिन टक एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक जो होती है वो एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, जो ये मैं आपको नेक के लिए बताने वाली हूँ। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। तो आप खड़े हो जाएं, फिर पहले हम अपने नीचे से शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथ अपने माथे पे रखें, फॉरहेड पे रखें और अपने सर को आगे की तरफ धक्का दें। पर ध्यान रखें, आपके जो हाथ है वो आपके माथे को आगे 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 आने से रोकेंगे। ठीक है, तो ये आपकी फ्लेक्शन की स्ट्रेंथनिंग हुई। ठीक है, हमने इसमें देखा था ये हमारा फ्लेक्शन कैसे करना है, हमें आगे की तरफ। ठीक है, तो इसी को हमें रेजिस्टेंस के साथ करना है, अपने हाथ से ही रेजिस्टेंस लगाना है। माथे पे हाथ रखें और उसको आगे जाने से रोकें, फिर वहां पे कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, फिर वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने हाथ को पीछे रखें, यहाँ पे अपने कनपट्टी पे यहाँ पीछे रखें, फिर अपने माथे को पीछे की तरफ लेके जाएं और हाथ उसे रोकेगा पीछे जाने से। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आए और फिर से इसे रिपीट करें। फिर हमारी अगली एक्सरसाइज, इसमें आप अपने हाथ को लेफ्ट साइड रखें, फिर अपने जो माथा है उसको लेफ्ट साइड लेके जाएं और आपका जो लेफ्ट साइड का हैंड है वो उसको जाने से रोकेगा। ठीक है, फिर यही प्रोग्रेस आप राइट साइड में भी करें। राइट साइड में अपने माथे को लेके जाएं और हाथ उसे जो है वहां जाने से रोकेगा, वहां पे कुछ सेकंड से होल्ड करें, न्यूट्रल पोजीशन पे आए और फिर इसे रिपीट करें। तो हमारी जो ये एक्सरसाइज है जिसमें हम आगे से रोक रहे हैं, ये है आपकी फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सटेंशन वाली, और ये आपका राइट साइड का साइड फ्लेक्शन और ये लेफ्ट साइड का साइड फ्लेक्शन। ये है आपकी नेक की आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डीप नेक फ्लेक्सर्स की ट्रेनिंग की। ठीक है, जिनकी स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है आफ्टर बिफोर दोनों टाइम पे, कंकशन के बाद। ठीक है, तो ये आप सुपाइन में भी कर सकते हैं और सिटिंग में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। अब हम इसको देखते हैं सुपाइन में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैं इसको इमेज देख के आपको समझाती हूँ एक्सरसाइज। ये देखिए, इस तरीके से आप सुपाइन में लेट जाएं, इसे बोलते हैं क्रुक लाइन पोजीशन। ठीक है, हुक लाइन पोजीशन, सॉरी, हुक लाइन पोजीशन में आप ऐसे लेट जाएं, आपका नी बेंड रहेगा, दोनों 90 डिग्री में आपका नी बेंड रहेगा। ऐसे अपने हाथों को रिलैक्स रखें। ठीक है, बहुत छोटा सा पिलो, बहुत छोटा पिलो, बहुत पतला पिलो, ये बुक रखी हुई है, इतना ही पतला पिलो आपने गर्दन के नीचे रखें। फिर उसके बाद आप क्या करें, अपने चिन को अंदर की तरफ टक करें, जैसे हम अभी स्टैंडिंग में चिन टक कर रहे थे वैसे हम सुपाइन में चिन टक करेंगे। फिर अपने चिन को पीछे की तरफ लेके जाएं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर से इसे रिपीट करें। ये है आपकी चिन टक एक्सरसाइज सुपाइन में, और ये है आपके डीप नेक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, डीप नेक मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज। चलिए इसको हम कैसे करते हैं मैं फिर से आपको रिपीट करके बताती हूँ। आप सुपाइन में लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ लें और आपके जो पैर हैं, जो पंजे हैं वो रिलैक्स रहेंगे, दोनों साइड के हाथ भी रिलैक्स रहेंगे। बहुत पतला पिलो आपको गर्दन के ऊपर रखना है, आपका चेस्ट ऐसे कर्व में रहना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अपने चिन को
आपको अंदर करना है। तो आपका जो पेट है, जो आपका जो थोरैक्स है, अपर वाला एरिया, वो कुछ उसका कर्व ऐसे बढ़ जाएगा। आप देखिए डिस्टेंस देख सकते हैं, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले आपका जो ये कर्व है ये छोटा है, फिर ये कर्व बढ़ जाएगा। जब आप चिन टक करेंगे तो ये कर्व जो है वो बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे चिन टक करके उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखें, फिर इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को आप इजीली 10 से 15 बार कर सकते हैं। अगर दर्द नहीं हो आपको तो, दर्द हो तो कोई भी एक्सरसाइज बिल्कुल मत करें, दर्द नहीं है तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज को रिपीट करें, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा आता है एक्टिव असिस्टेड नेक फ्लेक्शन। तो हम चलिए देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करते हैं। मैं पिक्चर देख के आपको बताती हूँ एक्सरसाइज, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अभी हमने जो चिंटक वाला एक्सरसाइज बताया था वैसे ही करना है। ये पहली पोजीशन आपकी ये है, आपको अपने चिन को टक करने वाली पोजीशन में आना है। फिर इसके बाद आपको हाथ को इस तरीके से पीछे रखना है, ठीक है। आपको हाथ को अपने गर्दन के पीछे रखना है। पहले आपको चिन टक्स की पोजीशन में आना है जो मैंने अभी बताई आपको। फिर अपने हाथ को ऐसे गर्दन के पीछे रखना है। फिर उसके बाद अपने हाथ के इस्तेमाल से उसे आपको अपने चेस्ट के पास लेके आना है। ये देखिए चिन टक करते हुए ही अपनी हाथ की मदद से अपनी गर्दन को चेस्ट के पास लेके आना है। फिर उसके बाद अपने हाथ को वहां से हटा दें और उस पोजीशन को होल्ड करें, ठीक है। वहां से हाथ हटा दें और उस पोजीशन को कुछ देर के लिए होल्ड करें। फिर धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे लाएं और चिन टक्स को बने रहने दें, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन पे तो आए पर चिन टक्स को बने रहने दें, चिन टक्स नहीं हटाएं। चिन जो आप अंदर पीछे करके रखें टूटी, उसको उसको न्यूट्रल नहीं करें, उसको बने रहने दें। फिर जब आप पूरा एकदम फ्लैट हो जाए पिलो पे, उसके बाद चिन रिलीज करें, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको ये एक्सरसाइज समझाती हूँ। इस तरीके से चिन टक्स की जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी अभी, वो पोजीशन में आए, आपका जो नी है वो फोल्ड करें, हाथ रिलैक्स, पैर रिलैक्स और अपने चिन को जो है, ठुड्डी को जो है पीछे को धक्का दें, ठीक है। फिर अपने हाथ को, अपने हाथों को अपने गर्दन के पीछे लेके जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने हाथ को चिन टक के साथ ही हाथ की मदद से अपनी गर्दन को चेस्ट की तरफ लेके आए और इसमें चिन टक्स मेंटेन रहना चाहिए, चिन टक्स नहीं जाना चाहिए। फिर अपने हाथ को वहां से हटा दें और उस पोजीशन को होल्ड करके रखें, ठीक है। फिर धीरे 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 अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आए और चिन टक्स को बने रहने दें, चिन टक्स को नहीं न्यूट्रल करें, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्टिव असिस्टेड नेक फ्लेक्शन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है होल्ड करने के लिए, इससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग होती है आपकी नेक की। ये आपके सर्वाइकल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगी, जिस कारण से आपका हेड भी कंकशन से बहुत अच्छे से बचा रहेगा। आपकी नेक मसल्स जितना ज्यादा स्ट्रेंथनिंग में रहेंगी, उतना ही आपके जो रिस्क है कंकशन की वो कम होंगे। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सुपाइन सर्वाइकल फ्लेक्शन, ठीक है। ये इसके एक्सरसाइज हम देखते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या करना है कि चिंटक्स की पोजीशन में आना है आपको इस तरीके से, ठीक है। आपका हाथ रिलैक्स, पैर रिलैक्स, नी बंद रहेंगे। फिर आपको अपना चिन पीछे की तरफ धकेलना है, आपको चिन टक करना है। फिर अभी हम क्या कर रहे थे कि पहले हम अपना हाथ पीछे लेके जा रहे थे गर्दन में, फिर सपोर्ट कर रहे थे, फिर उठा रहे थे। अब हमें इसमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक्टिवली खुद ही गर्दन उठानी है बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। तो इसमें आप अपना चिन टक करके रखें, फिर अपनी गर्दन को अपने चेस्ट के पास लेके आए बिना किसी हाथ के सपोर्ट के। ये बिल्कुल अपने हाथ से इसको असिस्ट नहीं करना है, बिना किसी हाथ के सपोर्ट के गर्दन को अपने चेस्ट के पास लेके आना है, वहां कुछ देर के लिए होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है, ठीक है। क्या करना है इस एक्सरसाइज में, आप चिन टक की पोजीशन में आए, ठीक है। फिर बिना अपने हाथ की मदद से अपने गर्दन को अपने
चेस्ट के पास लेके आना है और उसे होल्ड करके रखना है, फिर वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है। ठीक है, तो ये थी आपकी सुपाइन सर्वाइकल फ्लेक्शन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये जो नॉर्मल रनिंग, तो ये जो एक्सरसाइज होती है इन्हें हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। तो ये बहुत जल्दी रिकवरी भी देती हैं आपको कंकशन से। अगर आप इसको माइल्ड लेवल पे भी करेंगे, मतलब ब्रिस्क वॉकिंग, बहुत माइल्ड वॉकिंग भी आप करेंगे, तो ये क्या करती हैं, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ाती हैं। ठीक है, जो ब्लड फ्लो अगर बढ़ता है तो वो टुवर्ड्स द ब्रेन जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को बॉडी में हील होने के लिए अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए, तभी वहाँ न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, तभी वो जल्दी हील होगा। ठीक है, तो अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइज भी करते हैं, तो भी आपका जो ब्रेन है वो जल्दी हील होगा। ठीक है, आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो और बढ़ेगी, और आप करेंगे एक्सरसाइज ये, तो वो उतनी फुलफिल भी होगी। ठीक है, आपके ब्रेन सेल्स में जो ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है वो बढ़ती जाएगी, जिस कारण हीलिंग भी आपकी बढ़ेगी, जिससे कि आपकी जो हीलिंग है वो और जल्दी होगी। ठीक है, तो एरोबिक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब हमारा जो अपना ब्लड सप्लाई है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे चीजें हील होती जाती हैं, तो आपका जो कंकशन है वो जितना उसको टाइम देना था उससे पहले ही काफी जल्दी हील भी हो जाता है। ठीक है, और अगर हम कंकशन को हटा के देखें तो एरोबिक एक्टिविटीज जो है, नॉर्मल रनिंग, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये बॉडी को फिट रखने में, उसको हेल्दी रखने में, ब्रेन को फिट रखने में, हार्ट को फिट रखने में, ऑल ओवर द ऑर्गन को फिट रखने में एरोबिक एक्सरसाइज बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। इसलिए हमें एरोबिक एक्सरसाइज तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। कंकशन वाले पेशेंट ही, और भी जो नॉर्मल पीपल हैं उन्हें भी एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिगो हो गया है तो हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉम्प्लिकेशन था वर्टिगो का, अगर आपको वो है तो उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। देखिए, आपको इसमें क्या करना है, बेड के बिस्तर के कॉर्नर पे ऐसे बैठ जाना है। ठीक है, इस इमेज में देखिए, बिस्तर के कॉर्नर पे पैर लटका के हाथों को सपोर्ट से करते हुए ऐसे आपको लेट जाना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करना है 45 डिग्री में। ना कंप्लीट टर्न नहीं करना है और जरा सा टर्न भी नहीं करना है, एग्जैक्ट 45 डिग्री में आप थोड़ा तिरछा टर्न करना है। आपकी बॉडी एकदम न्यूट्रल रहेगी, बस आपकी गर्दन को आपको टर्न करना है। लेफ्ट साइड आपको अपनी गर्दन को टर्न करना है, बॉडी आपकी उसी पोजीशन में रहेगी जिसमें आप बैठे हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन में आपको आना है, अपने बिस्तर के कॉर्नर पे बैठना है और अपनी लेफ्ट साइड की गर्दन को 45 डिग्री में आपको टर्न करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, फट से आपको अपने राइट साइड लेट जाना है। ठीक है, तिरछे में ही इस तरीके से लेटना है, आपके पैर मुड़े रहेंगे, हाथों को आपस में बांध देना, और आपको अपने लेफ्ट साइड गर्दन को ही टर्न करते हुए राइट साइड लेट जाना है। ठीक है, फिर उसको आपको 20 से 30 सेकंड के लिए वेट करना है कि आपको कोई सर चकराने जैसा सिम्टम आ रहा है या वो रिजॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्या करना है, पहले आपको सीधे बैठना है, ऐसे राइट साइड को अपनी गर्दन को टर्न करना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि आपको राइट साइड टर्न करना है और लेटना है, लेफ्ट साइड आपकी गर्दन को टर्न करना है और लेटना है आपको राइट साइड। ठीक है, बिस्तर के कॉर्नर में बैठ के 45 डिग्री में अपनी गर्दन को स्लाइटली लेफ्ट साइड टर्न करना है। फिर इसके बाद फट से टर्न करने के बाद फट से ही राइट साइड आपको लेट जाना है, एक करवट पे ऐसे पैर मोड़े हुए ही आपको लेट जाना है। 20 से 30 सेकंड के लिए उसे होल्ड करना है और देखना है कि कोई सर चकराने जैसी दिक्कत तो आपको हो नहीं रही हो और रिजॉल्व हो रही हो, ये भी आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर वापस से आपको सीधा बैठ जाना है
और सीधे बैठने के बाद 20 से 30 सेकंड के लिए आपको वेट करना है, नोटिस करना है कि मुझे फिर से मेरी जो चक्कर आने वाली कंडीशन थी, सिर चकराने वाली, वो रिज़ॉल्व हुई है या नहीं। आपको 20 से 30 सेकंड बैठ के ये आपको ऑब्जर्व करना है। फिर इसके बाद फिर आपको अपनी गर्दन को अभी हम लेफ्ट साइड मोड़ना है फिर से, और तुरंत राइट साइड फिर से लेट जाना है, ठीक है? और इसी सीक्वेंस को रिपीट करना है अपोजिट साइड में। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि लेफ्ट साइड टर्न कर रहे थे और राइट साइड लेट रहे थे। अब हम राइट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड लेटेंगे, ठीक है? ऐसे ही इस सीक्वेंस को हमें रिपीट करना है। पहले हमने अब हमें क्या करना है, हमें गर्दन को मोड़ना है राइट साइड। हम अब राइट साइड मुड़ेंगे 45 डिग्री पे, जैसे हम लेफ्ट साइड वाले को मोड़ रहे थे। फिर फट से हमें लेफ्ट साइड लेट जाना है। ऐसे ही पोजीशन में लेटना है, पैर मोड़े हुए, हाथ बंधे हुए और गर्दन राइट साइड मुड़ी हुई। फिर वहां पे भी हमें 20 से 30 सेकंड का होल्ड करना है और हमारा जो सिर चकराने वाला जो है वो डिसॉल्व होने का वेट करना है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिगो का अगर आपको कॉम्प्लिकेशन आता है तो ये उसके लिए एक एक्सरसाइज है। और जैसे कि हेडेक के लिए था कि अगर हेडेक बना हुआ है तो जो मैंने आपको नेक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज बनाई है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं तो। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं अपनी प्रिवेंशन कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कंकशन हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी कोई सोच के नहीं आता है कंकशन, या कोई एथलीट ऐसा सोचा नहीं हुआ आता है कि मुझे अभी कंकशन होने वाला है, चलो मैं कुछ पहन लेता हूँ। या जो अपने फील्ड पे काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, वो भी ऐसा नहीं सोचते हैं। तो कंकशन अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ही होता है, तो हमें हमेशा उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि हम उसको कैसे प्रिवेंट करें। सबसे पहला तो यही ऑप्शन है कि आप अपने नेक की जो मसल्स है उसको हमेशा स्ट्रांग रखें। अगर आपका वर्क ऐसा है तो आप बिल्कुल अपने नेक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। और अगर आपका वर्क ऐसा नहीं है कि जिसमें रिस्क हो कि मुझे कंकशन हो सकता है, तो भी आप रेडी रहें, क्योंकि हम सभी मोटर व्हीकल्स चलाते ही हैं, तो उसमें भी ये खतरा रहता ही है। तो सभी को अपने नेक की अच्छी स्ट्रेंथनिंग रखनी चाहिए, ठीक है? तो जो एथलीट हैं, स्पेशली जो हाई कांटेक्ट वाले जो एथलीट्स होते हैं, जो जैसे आपका फुटबॉल हो गया, ठीक है, हॉकी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रग्बी हो गया, तो इन सब में कंकशन के रिस्क फैक्टर तो मैंने अभी आपको बताया, इन सब में ज़्यादा ही थे। तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये हमेशा अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो हमेशा ही पहने रहें। जब भी ये खेलने जाएँ या प्रैक्टिस भी करें, तब अपने ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है हमेशा पहने रहें। जो हाई कांटेक्ट वाले जो स्पोर्ट्स हैं, उनमें हमेशा आपको अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने रहना चाहिए, ठीक है? उसमें कुछ स्केट बोर्डिंग वाले होते हैं, स्नो बोर्डिंग वाले होते हैं, हॉर्स बैक राइडिंग वाले होते हैं, रोलर ब्लेडिंग वाले होते हैं। तो ये सब जो स्पोर्ट्स हैं, अगर इनमें कंकशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है, ठीक है? इसीलिए आपको हमेशा अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहने रहना चाहिए, स्पेशली एथलीट्स को, ठीक है? चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अ, जो हेड गियर होता है और पैडिंग होते हैं, माउथ और आई गार्ड होते हैं, ये जो कुछ सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, ये भी एथलीट्स को हमेशा पहने रहने चाहिए। जो बॉक्सिंग वाले होते हैं, उनको हमेशा माउथ गार्ड पहने रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके माउथ से भी अगर कोई आपको जर्क मारता है, तो उसका जो आपका फोर्स है, वो हेड की तरफ जाता है, तो उसमें भी आपको रिस्क रहता है कि मुझे कंकशन हो सकता है। इसलिए अपना माउथ गार्ड, आई गार्ड, पैडिंग, हेड गियर, ये सारे जो सेफ्टी गार्ड हैं, हमेशा आपको पहने रहना चाहिए एथलीट्स को। ये आपको हमेशा हेड इंजरी से बचाएँगे। जो बाइक चलाते हैं, उनको हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी अप्रोचेस कर रही है कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो हेलमेट है वो 85% हेड इंजरी से बचाता है। 85% हेड इंजरी हम बच सकते हैं अगर जो बाइक चलाते हैं वो हेलमेट पहने रहें तो, ठीक है?
अभी कुछ नए तरीके के गार्ड भी आ चुके हैं, जैसे शी शेप्ड कॉलर लाइक डिवाइस, जिसे हम कहते हैं क्यू कॉलर, जो एक आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो भी एथलीट्स यूज करते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो आप ये क्यू कॉलर इक्विपमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि अपने नेक की स्ट्रेंथनिंग करिए, तो अगर आप अपने नेक की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो इससे क्या रिजल्ट होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, ठीक है। आप अपने गर्दन को अगर आप चलाएंगे बराबर, अपना उसका एक्सरसाइजेस करेंगे, तो जो उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उससे क्या प्रॉफिट मिलेगा, आपके ब्रेन का भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिस कारण से आपका जो हीलिंग भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ वहाँ का जो आपका जो सपोर्टिव सिस्टम है वो और स्ट्रांग होगा, वो इतने इजीली आपको हेड इंजरी के लिए रेडी नहीं कर पाएगा। अगर आपका वीक रहेगा तो आप जरा सा भी अगर आपको चोट लगेगी तो एकदम से आपको कंकशन हो सकता है। इसलिए अपने ब्रेन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें, और उसको हमेशा अच्छा खाएं पिए, जिससे कि अच्छे प्रोटीन्स मिले, अच्छे न्यूट्रिशन मिले, जो आपके ब्रेन को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो अपने नेक की एक्सरसाइज अच्छी करें, उसको अच्छी स्ट्रेंथनिंग दें, अच्छा डाइट ले, अच्छा फूड ले, जिससे आपके ब्रेन को अच्छा प्रोटीन मिले, ठीक है। और जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं वो ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादा टाइट ना हो, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हो, ज़्यादा लूज ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो। अगर ज़्यादा टाइट होंगे तो वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को रोक भी सकते हैं। बहुत अनफिट होंगे तो अगर पता चला, अगर इंजरी लगी, मान लीजिए आपने हेलमेट पहना है, बहुत लूज है, अगर इंजरी लगी तो वो आपके हेड से ही बाहर निकल जाएगा, वो आपको सेफ ही नहीं करेगा। इसलिए हमेशा उसको एकदम फिटिंग का पहने, ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट। और अगर उसमें कुछ खराबी हो गई हो तो उसे हमेशा मेंटेन करवाएँ। अपने ब्रेन के साथ बिल्कुल लापरवाही ना करें। अपने इक्विपमेंट्स को हमेशा अच्छे से प्रोटेक्ट करें। ब्रेन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें भगवान ने बहुत छोटी लाइफ दी है और उसका मेन पार्ट है ब्रेन। इसलिए अपने ब्रेन को जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट करके रखें, उतने अच्छे से उसको नरिशमेंट देते रहें। अगर आप उसको अच्छा नरिशमेंट देंगे तो वो आपके लिए उतना अच्छा काम करेगा। आप उसको जितना प्रोटेक्ट करेंगे वो आपके साथ उतना ज़्यादा रहेगा। इसलिए अपने ब्रेन पे ध्यान दें, उसे हमेशा अच्छा रखें, ठीक है? जब कार चलाते हैं तब हमेशा ये ध्यान रखिए, कार वालों के साथ स्पेशली है क्योंकि उनमें एक्सेलरेशन, डी-एक्सेलरेशन वाली जो इंजरी है वो होने के ज़्यादा चांसेस है। अब तो मॉडिफाई कार आने लगी हैं तो सामने वो एक बलून शेप का कुछ ओपन हो जाता है, वो बचा लेता है, बट फिर भी अगर किसी कंडीशन से, क्योंकि कार एक मशीन है, अगर वो सडन ओपन नहीं हो पाया तो वो रिस्क हो सकता है। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट बांधें, अपनी स्पीड को कम रखें, ड्रग्स लेके, अल्कोहल लेके कभी भी गाड़ी ना चलाएं, ठीक है? क्योंकि इससे आप जब आप ड्रग्स लेते हैं तो आप आपको समझ नहीं आता है कि मेरी स्पीड की लिमिट कितनी है, मैंने सीट बेल्ट लगाया है नहीं लगाया है। सडन आप कहीं भी चला सकते हैं गाड़ी, तो उससे बचने के लिए कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। हमेशा सीट बेल्ट बांधें और अपनी लिमिट पे ध्यान रखें, ठीक है? और कभी भी किसी से लड़े ना, जो अपने असॉल्ट हो रहे हैं कंट्री में, उस पे भी ध्यान दें। कभी भी किसी को सहे ना और कभी भी किसी से लड़े ना, क्योंकि हम गुस्से में कभी-कभार किसी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, जो कि उसकी लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए किसी से लड़े ना और किसी पे फिज़िकली कोई अटैक भी ना करें, ठीक है? और जैसे हम घर की बात करें, तो घर में अगर आप पोछा लगा रहे हैं या पानी पड़ा हुआ है, तो हमेशा उस पे ध्यान दें। उसको फट से पोंछ दें, उसको ना छोड़ें, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और हम नॉर्मल लोग भी हैं, तो फ्लोर जो होता है बहुत स्लिपरी रहता है, ठीक है? तो उस पे अगर आपका पैर फिसला और जो आपका मार्बल्स लगा हुआ है या सीमेंटेड घर है, जैसा भी घर है आपका, अगर उस पे सर टकराता है तो बहुत गहरा फोर्स लगता है, ठीक है? क्योंकि वो उसमें ग्रेविटी भी असिस्ट करती है, तो वो बहुत गहरी धमस लगती है आपके सर को। अपने घर को हमेशा क्लीन रखें, ज़्यादा लाइट लगाएँ, अगर स्टेयर्स वाला एरिया जहाँ सीढ़ियाँ हैं,
तो वहाँ पे अक्सर लाइट लगा के रखें अच्छी रोशनी के साथ, क्योंकि अगर एक भी स्टेयर मिस हुई, एक भी सीढ़ी मिस हुई, तो आप एकदम से सामने की तरफ से गिर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए हमेशा अपने घर में ज़्यादा लाइट रखें और कभी भी गीला फर्श ना छोड़ें। और अपने आस-पास लोगों को इसके लिए अवेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप अपने नेक की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ अपने पैरों की भी अच्छी स्ट्रेंथनिंग रखें, अपने बैलेंस को बढ़ाएँ, ठीक है? इससे क्या होगा, अगर आप गिरने वाले रहेंगे, तो चलिए मान लिया आपने नेक की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाई इतनी अच्छी, अगर आपके पैर बहुत मजबूत हैं, तो वो तुरंत बैलेंस बना लेंगे, तुरंत आपको गिरने से रोक लेंगे। इसलिए हमेशा अपने बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, अच्छी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करें, अच्छे से एक्सरसाइज करें। तो ये रहा आपका आज का प्रिवेंशन, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा आज का कंकशन का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया है, और इसके फिजिकल ट्रीटमेंट भी बताए हैं मैंने, इसका प्रिवेंशन बताया है, रिस्क फैक्टर बताए हैं, कॉम्प्लिकेशन बताए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी लाइफ है, हमें अपने ब्रेन को अच्छे से सपोर्ट करना है, इसलिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है अपने ब्रेन के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।